Welcome to the electrical machine lab. Today we are going to perform Swinburne test on DC shunt motor. आज हम DC shunt motor पर Swinburne test करने जा रहे हैं. To determine the efficiency of DC machine, considering it as a motor or a generator, performing the Swinburne test on it. इस टेस्ट को हम मोटर एज ए मोटर और एज ए जनरेटर की तरह एज्यूम करके हम स्विनबर्न टेस्ट कंडक्ट करेंगे. टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन्स डिपेंड्स अपॉन द थ्री मेथड. मीन्स देयर आर थ्री मेथड टू टेस्ट द डीसी मशीन. फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट मेथड. सेकेंड मेथड क्या कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट मेथड. एंड थर्ड मेथड इज कॉल्ड एज द रीजनरेटिव मेथड. डीसी मशीन को टेस्ट करने के तीन मेथड होते हैं. एक मेथड को डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, दूसरे मेथड को इनडायरेक्ट मेथड कहा जाता है और तीसरे मेथड को रीजनरेटिव मेथड कहा जाता है. आज टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म इनडायरेक्ट मेथड मीन्स स्विनबर्न टेस्ट. आज हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं वो स्विनबर्न टेस्ट है. यानी कि स्विनबर्न टेस्ट को हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं. इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग इज कॉल्ड एज द स्विनबर्न टेस्ट. In direct method, there is a wastage of energy, losses of the energy, electrical power. So, to overcome that losses, we are using the indirect method. In this method, there is a saving of the energy, means electrical power is not wasted. Direct method में क्या होता है कि electrical energy waste होती है और indirect method में electrical energy, electrical power save होता है. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मेथड हम स्मॉल रेंज ऑफ मोटर के लिए यूज करते हैं. जैसे कि 5 HP तक आपको अगर मोटर टेस्ट करना है वी आर यूजिंग द डायरेक्ट मेथड. बट फॉर हाई रेंज ऑफ द मोटर बताएगी 50 HP, 100 HP, मीन्स अबाउ द 5 HP वी आर यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड. क्योंकि जब मोटर का जितना HP बढ़ेगा इट विल टेक द मोर एंड मोर पावर. ज्यादा से ज्यादा वो पावर रहेगा और जितना पावर वो लेगा और अगर हम उस पर डायरेक्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, इफ वी विल परफॉर्म द डायरेक्ट टेस्ट देन देयर इज अ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो टू अवॉइड दिस वी आर यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड ऑन हाई रेंज ऑफ मोटर. ओके, डायरेक्ट मेथड में जो हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं वो मोटर पे लोड डालने के बाद हम उसके ऊपर एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं. वी आर कैलकुलेटिंग द एफिशिएंसी आफ्टर परफॉर्मिंग द टेस्ट, आफ्टर पुटिंग द लोड. बट इन इनडायरेक्ट मेथड द एफिशिएंसी इज प्री डिटरमाइंड बिकॉज वी आर नॉट पुटिंग एनी लोड ऑन द मशीन. इनडायरेक्ट मेथड में स्विनबर्न टेस्ट में हम मशीन के ऊपर कोई लोड नहीं डालते हैं. तो इसलिए इस टेस्ट को वी आर ऑल्सो कॉलिंग एज ए प्री डिटरमाइंड efficiency of higher machines, higher capacity machine, and we can conduct the test as a motor or as a generator. But indirect method means Swinburne test is having some disadvantage. First disadvantage is that efficiency at the actual load is not accurately known. क्योंकि हम मोटर पे पता है कि लोड डालते ही नहीं है तो एफिशिएंसी एक्चुअल लोड पे नहीं मिलता है. जो भी हमको एफिशिएंसी मिलता है वो एक एजम्पशन पे मिलता है. तो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमको एक्यूरेट एफिशिएंसी नहीं मिलता है एक्चुअल लोड का, क्योंकि स्विनबर्न टेस्ट नो लोड पे कंडक्ट होता है. तो जो भी एफिशिएंसी हमें मिलती है वो बताए कि जो है एक एजम्पशन लोड होता है. ठीक है. नेक्स्ट, द टेम्परेचर राइज ऑन द लोड इज नॉट नोन. क्योंकि हम जब डायरेक्ट मेथड करते हैं तो लोड डालने की वजह से मोटर हीट होती है, टेम्परेचर राइज होता है मोटर का, और वहां हमको टेम्परेचर कितना राइज होता है वो हमको पता चलता है. बट इन इनडायरेक्ट मेथड द टेम्परेचर राइज ऑन लोड इज नॉट नोन बिकॉज वी आर नॉट पुटिंग एनी लोड ऑन द मशीन इन इनडायरेक्ट मेथड इन स्विनबर्न टेस्ट. सो देयर विल बी नो टेम्परेचर राइज एज कंपेयर टू द डायरेक्ट मेथड. सो दिस इज द डिसएडवांटेज. द टेम्परेचर राइज ऑन द लोड इज नॉट नोन. वन मोर डिसएडवांटेज इज दैट sparking at the commutator on the load is not known because in direct method, because of the load there is a high sparking at the commutator
But in indirect method, we are not putting any load. So the sparking will be not high as compared to the direct method. So this is a disadvantage that the sparking at the commutator on load is not known. यानी कि आपको इस कम्यूटेटर पे जो स्पार्किंग होता है लोड की वजह से वो इस स्विनबर्न टेस्ट में पता नहीं चल पाता, क्योंकि आप इस पर लोड ही नहीं डालते हो। और डायरेक्ट मेथड के अंदर आपको कम्यूटेटर की कितनी स्पार्किंग हो रही है वो आपको पता चलता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इनडायरेक्ट मेथड का कि स्पार्किंग आपको कम्यूटेटर पे पता नहीं चलती है। नाउ दिस इज द डीसी मशीन ऑन विच वी विल परफॉर्म द स्विनबर्न टेस्ट। ये डीसी मशीन है जिसपे हम स्विनबर्न टेस्ट बताएगी जो है परफॉर्म करने वाले हैं। और इस मशीन का बताएगी जो है दिस इज द नेम प्लेट डिटेल्स। इस मशीन का बताएगी नेम प्लेट डिटेल्स है, यू कैन सी इट क्लियरली। नाउ यू विल नोट डाउन द नेम प्लेट डिटेल्स, ऑल द डेटा ऑफ द डीसी मशीन्स मीन डीसी शंट मोटर इन आवर लैब मैनुअल। लैब मैनुअल में आपको डीसी शंट मोटर का पूरा डेटा लिखना है। हमारी मशीन कितने एचपी की है, 5 एचपी की मशीन है, स्पीड क्या है, रेटेड स्पीड 1500 आरपीएम, आर्मेचर वोल्टेज कितना है 220, फील्ड वोल्टेज 220, फील्ड करंट 0.7 एम्पियर, फील्ड वाइंडिंग शंट टाइप है, डीसी शंट टाइप, एंड आर्मेचर करंट इज 19 एम्पियर। ये आपको नोट डाउन करना है लैब मैनुअल में। नाउ to perform this practical, what equipment or apparatus we required? तो this is the list of the equipment apparatus. कौन से equipment हमको लगने वाले हैं? First of all, tachometer. Tachometer specification is 10,000 RPM. Here it is written as 5 times 9, but it is not correct. 10,000 RPM and voltmeter is of 300 volt. एमीटर हमें 3 लगेगा, एक 2 एम्पियर का फील्ड वाइंडिंग के लिए, और 10 एम्पियर का 10 एम्पियर के 2 एमीटर लगेंगे, और रियोस्टेट हमको लगेंगे। दिस इज अ टैकोमीटर। ये टैकोमीटर है जिससे हम मोटर की स्पीड मेजर करेंगे, मोटर को रेटेड स्पीड पे लाएंगे। इस टैकोमीटर को आपको हाथ में किस तरह पकड़ना है, आप टैकोमीटर को आपके हाथ पे लोगे, ऐसे इस तरह आपको हाथ पे पकड़ना है, और आपका जो अंगूठा है थंब से बताए कि आपको बटन उसका प्रेस करना है, ठीक है। और इसका जो रोटेटिंग पार्ट है, ये रोटेटिंग पार्ट बताइए आप आर्मेचर मोटर के रोटेटिंग पार्ट से टच करोगे, ठीक है। इसका बटन एक मरतबा देख लीजिए आप, बटन आप देख लीजिए इसका। यस, दिस इज द स्विच। ये बटन को आपको प्रेस करना है, ठीक है। आप ये बटन को आपको प्रेस करके ही रखना है, ओके, व्हाइल मेजरिंग द स्पीड। मोटर का स्पीड मेजर करने के लिए हम टैकोमीटर का शाफ्ट हम मोटर के शाफ्ट से टच करेंगे। टैकोमीटर का रोटेटिंग पार्ट मोटर के रोटेटिंग पार्ट से टच करेंगे और स्विच को प्रेस करके रखेंगे। स्विच को प्रेस करके ही रखना है, ओके। इस तरह आपको टैकोमीटर मोटर के बताए कि शाफ्ट के साथ टच करना है प्रैक्टिकल की रीडिंग लेने समय। दिस इज आवर रियोस्टेट which we will use for the practical। इस रियोस्टेट में 2 फिक्स टर्मिनल है, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का, और इसका एक वेरिएबल टर्मिनल है ऊपर। हाँ, दिस इज द वेरिएबल टर्मिनल। लेकिन हम प्रैक्टिकल के लिए 2 टर्मिनल यूज करेंगे, एक वेरिएबल टर्मिनल यूज करेंगे, वेरिएबल टर्मिनल, और एक हम फिक्स टर्मिनल यूज करेंगे, रेड वाला, ठीक है। ये कनेक्शन कर हम यूज करेंगे। अब रियोस्टेट के हम वेरिएबल टर्मिनल पर एक वायर कनेक्ट करते हैं। देखिए आप कैसे वायर कनेक्ट किया जाता है। ये देखिए वायर कनेक्ट किए, वायर को लूप किया, और इस वेरिएबल टर्मिनल को हम टाइट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम इस वेरिएबल टर्मिनल को टाइट कर रहे हैं, ओके। वी विल रिक्वायर 1 वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर लगेगा, और 2 हमको एमीटर लगेगा, एक 10 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का है, मूविंग कॉइल एमीटर, और एक एमीटर हमको लगेगा जो हम बाहर पोर्टेबल बताइए कि एमीटर यूज करने वाले हैं। ये भी 10 एम्पियर का है। उसके साथ साथ हमें डीसी सप्लाई लगेगी, तो डीसी सप्लाई सोर्स यहाँ पर है, दिस इज अवर डीसी सप्लाई सोर्स। यहाँ से हम डीसी सप्लाई सोर्स लेंगे, एंड वी रिक्वायर्ड द 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। दिस इज अवर 3 पॉइंट स्टार्टर टर्मिनल बॉक्स, एंड वी ऑल्सो रिक्वायर्ड द मोटर टर्मिनल बॉक्स। तो ये आपका डीसी शंट मोटर का टर्मिनल बॉक्स है, हैविंग A and AA टर्मिनल
and Z and double Z terminal. So all the equipments and the apparatus are ready for the connection. Now we will start the connection. Now as per the circuit diagram, we will do the connection. सर्किट डायग्राम के अनुसार हम अभी कनेक्शन करेंगे और रीडिंग लेंगे। सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज द डीसी सप्लाई सोर्स। पॉजिटिव सप्लाई यहां से आ रही है। पहला एमीटर को हम दे रहे हैं 10 एम्पियर के एमीटर को, वहां से स्टार्टर को जा रहा है। दिस इज द 3 पॉइंट स्टार्टर LFA। तो डीसी सप्लाई जो पॉजिटिव सप्लाई है वो एमीटर के थ्रू स्टार्टर के L टर्मिनल को आ रहा है। फ्रॉम द F टर्मिनल इट इज गोइंग टू द फील्ड वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग है आपका, फील्ड वाइंडिंग को जा रहा है वाया एमीटर रियोस्टेट। इट इज गोइंग टू द फील्ड वाइंडिंग Z टर्मिनल ऑफ द फील्ड वाइंडिंग। एंड फ्रॉम डबल Z टर्मिनल इट इज गोइंग बैक टू द नेगेटिव सप्लाई, negative terminal of the DC supply. Similarly, A terminal of the 3-point starter is going to the armature winding. यहां से बताइए कि जो आर्मेचर वाइंडिंग को जा रहा है, दिस इज आवर आर्मेचर, ये हमारा आर्मेचर है। बट वाया एमीटर, एमीटर से होते हुए इट इज गोइंग टू द आर्मेचर, A terminal of the armature, and from double A terminal of the armature it is going back to the negative terminal of the DC supply. इस तरह हमको इसका कनेक्शन करना है। नाउ हम एक रेड कलर का वायर लेते हैं और डीसी सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल को रेड वायर लगाते हैं। ये हमने अभी रेड वायर लगाया। अदर एंड ऑफ दिस रेड टर्मिनल वायर नाउ इज कनेक्टेड टू द 10 एम्पियर एमीटर, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द 10 एम्पियर एमीटर। ये इसको आपको और ऊपर से आपको टाइट करना है, आपको इसका बोल्ट जो है टाइट करना है। Now I will take another wire and connect to the other terminal of the ammeter. एमीटर के बताइए कि दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट कर रहा हूं। देखिए आप, ये हमने कनेक्ट किया और इसको टाइट कर रहे हैं हमने। ओके, ये टाइट हो गया हमारा। उसके बाद वी आर कनेक्टिंग द अदर एंड ऑफ दिस ब्लू वायर टू द L terminal of the 3-point starter. Now I will do the field winding connection. So I am taking the yellow color wire and connect to the F terminal of the 3-point starter, and the another end of this yellow color wire I am connecting to the 2 ampere DC ammeter. Now from 2 ampere ammeter we are connecting another wire. अब ammeter पे हम दूसरा वायर लगा रहे हैं दूसरे टर्मिनल पे, and the other end of this wire we are connecting to the field rheostat. field rheostat के फिक्स टर्मिनल को हम लोग लगा रहे हैं। Now the variable terminal of the rheostat, now we will connect to the field winding of the DC motor, Z terminal of the field winding. हमने बताया कि वेरिएबल टर्मिनल लिया रियोस्टेट से और डीसी मोटर के फील्ड वाइंडिंग के Z टर्मिनल को कनेक्ट किया। Now I will connect black color wire to the double Z terminal of the field winding, and another end of this wire I will connect to the negative terminal of the DC supply. Now I will do the armature winding connection. So I will connect one red color wire to the A terminal of the 3-point starter, and another end of this A terminal is I will connect to the 10 ampere ammeter. हमने क्या किया, 3-point starter के A टर्मिनल से एक रेड वायर लिया और उसका दूसरा एंड हमने 10 एम्पियर के मीटर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। नाउ आई विल कनेक्ट वन रेड कलर वायर टू द 10 एम्पियर डीसी एमीटर, एंड फ्रॉम दिस एमीटर द अदर एंड ऑफ द टर्मिनल आई विल कनेक्ट टू द ए टर्मिनल ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग। हमने क्या किया, एमीटर से बताया कि वायर को लिया और इस वायर को आर्मेचर के ए टर्मिनल को कनेक्ट किया है। Now I will connect the double A terminal of the armature to the negative terminal of the DC supply. डबल A टर्मिनल को हमने आर्मेचर को DC सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। Now our connection is almost completed. Now I will connect the voltmeter to the DC supply source. वोल्टमीटर के दोनों टर्मिनल आई विल कनेक्ट इन पैरेलल टू द डीसी सप्लाई सोर्स। ये वोल्टमीटर के दोनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं, इसको हम यहाँ पर नीचे डीसी सप्लाई सोर्स के कनेक्ट करेंगे।
Now our connection is almost completed. Now I will connect the voltmeter to the DC supply source. वोल्टमीटर के दोनों टर्मिनल आई विल कनेक्ट इन पैरेलल टू द डीसी सप्लाई सोर्स. ये वोल्टमीटर के दोनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं. इसको हम यहाँ पर नीचे डीसी सप्लाई सोर्स के कनेक्ट करेंगे. Now see how beautiful connection is ready to perform the Swinburne test. We are use the multicolor wires. ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको अलग अलग कलर का वायर यूज करना है. आप बताइए जो है कोई भी वायर यूज कर सकते हो, कोई भी कलर का वायर यूज कर सकते हो. लेकिन आप अगर कोडिंग के साथ चलोगे, जैसे पॉजिटिव के लिए हमेशा रेड वायर, नेगेटिव के लिए ब्लैक वायर, ठीक है, तो जो कलर कोडिंग से आप चलोगे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू फॉर द आइडेंटिफिकेशन. तो ऑलमोस्ट हमारा कनेक्शन हो गया है. अब हमें सप्लाई शुरू करना है. बट बिफोर स्विचिंग ऑन द सप्लाई हम लोग रियोस्टेट को बताएगी मिनिमम पोजीशन पे लाएंगे. दिस इज आवर रियोस्टेट. इस रियोस्टेट को हमको मिनिमम पोजीशन पे लाना है. यस, रियोस्टेट को मिनिमम पोजीशन पे हम ले रहे हैं. ओके. और आपको जब हम सप्लाई ऑन करने के बाद आपको ये स्टील के रॉड पे जो नॉब बताएगी जहां पर स्लाइड हुआ है उस स्टील पे आपको हाथ नहीं लगाना है. अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. कहीं पर भी आप सिर्फ ब्लैक पार्ट स्टैंड को हाथ पे पकड़ो या ब्लैक कलर का नॉब को ही पकड़ना. ये प्लास्टिक का है, ठीक है. बाकी आप स्टील के पार्ट को कहीं पर भी हाथ नहीं लगाइए, ना वायर को हाथ लगाइए. तो आपको सप्लाई चालू करने का शॉक लगने का बताएगी चांसेस है. ओके. नाउ वी आर स्विचिंग ऑन द डीसी सप्लाई. देखिए हम डीसी सप्लाई स्विच ऑन किया, हमारा इंडिकेटर जल चुका है. जैसे ही हमने स्विच ऑन किया यहाँ पर वोल्टेज 220 बता रहा है वोल्टमीटर पे. ये वोल्टेज 220 डीसी सप्लाई इज अवेलेबल. नाउ आफ्टर स्विचिंग ऑन द डीसी सप्लाई वी विल ऑपरेट द 3-point डीसी स्टार्टर. हम 3-point डीसी स्टार्टर के हैंडल को रन पोजीशन पे लेके आएंगे. वेरी गुड. इस तरह आपको स्लोली रन पोजीशन पे लेके आना है. आप नाउ यू कैन सी द आवर मोटर इज रनिंग नाउ. हमारा मोटर बताइए अभी रन हो रहा है. आप देखिए मोटर इज रनिंग नाउ. यहाँ से भी आप देखिए, यहाँ से आप देखिए आवर मोटर इज रनिंग. ओके. वी विल मेजर द स्पीड विद द हेल्प ऑफ टैकोमीटर. टैकोमीटर लगाना एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर. आप देखिए अभी स्पीड कितना बता रहा है. स्पीड इज 1394. तो वी हैव टू ब्रिंग दिस स्पीड टू द रेटेड स्पीड. 1500 आरपीएम तक हमको ये स्पीड लेके आना है विद द हेल्प ऑफ द रियोस्टेट. नाउ टू ब्रिंग द मोटर टू द रेटेड स्पीड वी आर एडजस्टिंग द रियोस्टेट. हम रियोस्टेट को एडजस्ट कर रहे हैं. एडजस्ट and we will bring the speed of the motor to the rated speed. Now you can see how the speed is increasing. We will bring the speed to the rated speed. Now our speed is rated speed. Now we will note down all the reading in our observation table. Voltage is VL. And below current is 10 ampere ammeter is showing the IA and 2 ampere ammeter is showing IF. It is 0.7. Okay, and this is our ammeter which is showing IL. All the reading we will note down in the observation table. See, VL is 220. IL is 1.8, armature current IA is 1.1, field current 0.7. Okay. And now we will measure the armature resistance by volt ampere method, and we will note down this reading in the observation table. So this is our reading. This is line voltage. This is IL line current. This is the armature current. This is the field current. This is the armature resistance. And rest of this you have to calculate. ये बाकी सब आपको जो है ना कैलकुलेशन करना है. ठीक है. टोटल लॉस ऑफ द मोटर, टोटल लॉस एज ए जनरेटर, एफिशिएंसी, ये सब आपको कैलकुलेट करना है. ऑल दिस थिंग यू हैव टू डू बाय कैलकुलेशन. ऐसा रहता है. I will calculate the armature copper loss by taking the reading from the observation table. 1.1 square
into 1.7 equal to 2.057 watt at no load. Then we will calculate field copper loss. Formula is Vf into If. So 220 multiplied by 0.7 is equal to 154 watt. This is the field copper loss. Now we are finding mechanical loss plus iron loss. This losses is also called as the rotational loss or the losses due to the friction. So for calculating this rotational loss or losses due to the friction, we have to subtract armature copper loss at no load, from armature input at no load. तो रोटेशनल लॉस और फ्रिक्शन लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमें बताया कि जो है आर्मेचर इनपुट एट नो लोड से बताया कि जो है आर्मेचर कॉपर लॉस एट नो लोड को सब्ट्रैक्ट करना है. सो फॉर्मूला फॉर दिस इज VL into IA0 minus IA0 square RA, that is equal to VL is 220 into IA0 is 1.1 and armature current at no load, subtract IA0 armature current at no load is 1. We have already calculated, that is 2.057, that is equal to 239.94 watt. Now the constant loss is this rotational loss plus field copper loss. Rotational loss means mechanical loss plus iron loss plus field copper loss. So formula is rotational loss plus field copper loss means rotational loss plus Vf into If, that is equal to 239.94 plus Vf into If is 220 multiply into 0.7. So we will get the constant loss 393.94 watt. Now we are going to calculate efficiency of the machine as a motor. So we required the armature current at the full load. So armature current at the full load is IFL, full load current, minus IF, field current. So what is IFL? IFL is 19 ampere, full load current is 19 ampere minus field current is 0.7, that is equal to 18.3. This 18.3 is armature current at full load. Then we required power input. Power input is equal to the input to the armature plus input to the field. So input to the armature formula is IAVL, input to the field formula is Vf into If, therefore that is equal to IA 18.3 full load armature current multiply by VL, that is 220 plus Vf is 220 and If is 0.7. The whole calculation will be input power will be 4180 watt. Then we required armature copper loss. Armature copper loss is equal to IA square RA, that is equal to our IA is 18.3
18.3 square multiply by RA. RA is what? 1.7. That is equal to, that is 569.31 watt. Total loss is equal to constant loss plus आर्मेचर कॉपर लॉस, that is equal to constant loss हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 393.94 प्लस आर्मेचर कॉस्ट जस्ट नाउ भी हमने फाइंड किया 569.31, that is equal to 963.25 watt. Now power output is equal to input minus total losses. So input is 4180, input power is 4180 minus total loss. अभी हमने फाइंड किया जस्ट 963.25, हमने अभी जस्ट फाइंड किया ऊपर ही. इनको माइनस करेंगे तो हमको पावर आउटपुट मिलेगा, that is 3216.75 watt. यह हमारा आउटपुट पावर मिला है. Now finally we are going to calculate the efficiency as a motor. So efficiency of as a motor is equal to output divided by input multiply by 100. तो आउटपुट पावर हमें कितना मिला अभी देखिए. आउटपुट पावर हमें मिला है 3216, जस्ट अभी हमको मिला है 3216.75 डिवाइड बाय 4180 मल्टीप्लाई बाय 100. अगर हम इसको ये मल्टीप्लाई करते तो हमको एफिशिएंसी मिलेंगी एज ए मोटर 76.95%. Now we are going to calculate efficiency as a generator. So output power is equal to VL into IA. So VL is 220. VL is 220 and IA is 18.3. Armature current is 18.3. That is equal to 4026 watt. Total loss of generator is equal to total loss of motor. क्योंकि मशीन एक ही है, कभी हम उसको जनरेटर की तरह चला रहे, कभी हम मोटर की तरह चला रहे, तो जो लॉस जनरेटर के लिए रहेगा वही लॉस मोटर के लिए रहेगा, यानी कि 963.25. पहले राइट पर. Now input power is equal to the output power plus total loss, that is 4026 plus 963.25, that is equal to 4989.25, that is equal to 4989.25 watt. यह हमारा इनपुट पावर मिल गया है. Finally, efficiency of this machine as a generator is equal to output power divided by input power multiplied by 100. That is 4026, ये output power है, divide by 4989 multiply by 100. Then we will get the 80.69%. So in our observation table, we have noted all the reading as well as the generator. We will take the output on the x-axis and the efficiency on the y-axis. Our graph will be look like this. हमारा ग्राफ हमें इस तरह दिखेगा. You can see the graph for the motor as well as for the generator. Now our practical calculation and all the things are completed. Now we will go to the conclusion. First of all, this method is economical method. Why this method is economical? Because the power required to conduct the indirect test, Swinburne test, is very less
as compared to the direct loading test. So this is the economical method. Constant losses are calculated from this method are used to compute the efficiency of DC machine as a generator as well as motor. यहाँ पर हम efficiency as a generator और motor दोनों के लिए calculate कर पाते हैं without actually loading it, और बिना उसको लोड किए हुए. So thank you for being with us. Thank you very much. Bye.